नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार। इस खास पेशकश में मैं एक ऐसे शख्सियत से आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं जो कि आपकी रोजाना समस्याओं के बारे में विस्तार से बताएंगे। दरअसल ये ऐसी समस्याओं का इलाज आपको बताएंगे जिससे हम और आप में से कई सारे लोग रोजाना दो चार होते हैं। आप समझ गए होंगे, सुबह हम उठते हैं और पेट की समस्या बड़ी गंभीर होती है। और पेट की समस्या क्यों होती है? पेट जिसके बारे में हम कहते हैं कि ये ब्रेन से कनेक्टेड है। अब पेट का संबंध ब्रेन से क्या है? पेट हमारा खराब क्यों रहता है? पेट में क्या सारी दिक्कतें रहती हैं जिससे कॉन्स्टिपेशन रहता है, लूज मोशन रहता है, आईबीएस सुना होगा आपने। बहुत तरह की समस्याएं होती हैं और उसकी वजह से लोग कई बार इतने परेशान हो जाते हैं गैस्ट्राइटिस की वजह से, गैस के प्रॉब्लम्स की वजह से, कि वो गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी के पास जाते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, इस तरह के समस्या का समाधान क्या है। इन तमाम चीज़ों के बारे में हम आपसे बताने जा रहे हैं क्योंकि हमारे साथ एक ऐसे एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं जिन्होंने लंबे समय तक इस काम की प्रैक्टिस की है। उनका नाम मैं बता सकता हूं, एयर कॉमोडोर डॉक्टर भास्कर नंदी। एक्सपर्टीज शानदार है। मैं सबसे पहले इनका स्वागत करना चाहूंगा TV9 के प्लेटफॉर्म पर। नमस्कार जी सर, मैं आपसे यह जानना चाहूंगा क्योंकि अगर मैं आपके डिग्री की बात करूं तो आप डायरेक्टर हैं, हेड हैं गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी, हिपेटोलॉजी एंड इंडोस्कोपी। आप एक बड़े नामचीन हॉस्पिटल में काम करते हैं, सर्वोदय हॉस्पिटल में। पर सवाल ये उठता है कि जिस चीज़ के आप एक्सपर्ट हैं, अगर मैं उस बारे में बात करूं तो कहा यह जाता है कि सारी प्रॉब्लम्स पेट से ही शुरू होती हैं। अगर आपका पेट ठीक है तो आपके ज़्यादातर प्रॉब्लम्स ठीक हैं, क्योंकि कहा जाता है अगर आप पेट ठीक रख लेते हो तो ब्लड प्रेशर ठीक रख लोगे, आप लीवर ठीक रख लेते हो तो डायबिटीज़ ठीक होगा, ब्लड प्रेशर ठीक होगा, किडनी पे प्रेशर कम पड़ेगा, और आप इसके एक्सपर्ट हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि कई बार यंग दिखने वाले कम उम्र के लोग, ऐसा क्या होता है कि उनका पेट खराब रहता है, उनका स्टूल पास नहीं होता है, पता चलता अचानक लीवर खराब हो जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है इन दिनों कि ज्यादातर लोग किसी ना किसी रूप में पेट की बीमारी से परेशान? आपने बिल्कुल सही कहा है कि पेट से काफ़ी सारे बीमारियां हमारी उत्पन्न होती है। ये हमारे एंशिएंट मेडिसिन में भी है। ये कहा जाता है कि अगर आपका गट हेल्थ अच्छा रहा है तो सारे बीमारियां आपकी दूर रहती है। आज अगर हम साइंस की बातें करें तो ये हम साइंटिफिकली प्रूव किए हैं दो कारणों के कारण। एक तो है हमारे पेट के अंदर बहुत सारे माइक्रोब्स हैं जिसको हम लोग गट माइक्रोबायोटा बोलते हैं। अगर आप टोटल जेनेटिक मटेरियल देखेंगे तो इनका जो जेनेटिक पूल है इन बैक्टीरियाज का, दिस इज़ अबाउट 10 टाइम्स मोर देन अपना जो खुद का जो जीन पूल है। तो इन अ वे वो हमारे पैरासाइट्स नहीं है, हम एक्चुअली उनके पैरासाइट्स हैं। उनका जेनेटिक दबदबा हमसे ज़्यादा है। और ये जो गट माइक्रोबायोटा है, बिकॉज ऑफ देयर मेटाबॉलिज्म, ये हमारे बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस कंट्रोल करते हैं। एंड नॉट ओनली पेट की बीमारियाँ, आप आजकल वी हैव प्रूवन कि हमारे न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, हमारे कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स, कई तरह के कैंसर्स, ये एक्चुअली हमारे गट माइक्रोबायोटा के ऊपर काफ़ी डिपेंड करता है। लेकिन ये इमर्जिंग फील्ड है जिसमें बहुत ज़्यादा अभी रिसर्च हो रहा है, और मेरे ख्याल से इसकी अंडरस्टैंडिंग को हम क्लिनिकली कैसे इन्फ्लुएंस करें, मॉड्यूलेट करें, वो अभी आना बाकी है। सो दैट इज़ वन स्टेटमेंट। दूसरा, आप बिल्कुल सही बता रहे कि अगर मैं अपना खुद का प्रैक्टिस देखो गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी का, आधे से ज़्यादा पेशेंट्स हमारे जो आते हैं वो बेसिकली वही सिम्टम्स लेके आते हैं जो आप बता रहे थे कि ब्लोटिंग, ऑल्टर्ड बाउल्स, या तो मेरा डायरिया होता है, या कॉन्स्टिपेशन होता है, या जलन होता है, या ढकारें आती है, भूख नहीं लगना। तो ये प्रॉब्लम्स जब आज लेके आते हैं, मैं तो मानता हूँ कि फर्स्ट इसका जो कल्प्रेट है वो है हमारे लाइफस्टाइल। मैं हमेशा अपना टाइम स्पेंड करता हूँ पेशेंट के साथ कि अगर आप पेट को ठीक चाहते हो, मेडिसिन्स आर सेकेंडरी। ये हम दवाई देंगे, आप ठीक रहेंगे, जैसे ही दवाई बंद होंगे दोबारा वही सिस्टम शुरू हो जाएगा जो प्रॉब्लम्स है। सो आई थिंक हमें लाइफस्टाइल पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा अपने पेट को सही रखने के लिए।
व्यक्ति पर, लाइफस्टाइल पे ध्यान किस तरीके से रखा जाए, ये तो एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, हम उस पे आते हैं। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, कई बार लोग ये शिकायत करते हैं कि मेरा खाना गलत नहीं है, मैं घर का ही खाना खाता हूँ, फिर भी मुझे पेट का प्रॉब्लम रहता है, मेरा पेट फूला रहता है जिसको ब्लोटिंग कहते हैं। सुबह कहते हैं मेरा राइट टाइम पे स्टूल पास नहीं होता है, और स्टूल पास नहीं होता है तो वो हर जगह लेट होते हैं या उनका अपने काम में मन नहीं लगता। तो आखिरकार ये समस्या होती क्यों है? क्या अगर आप दो लोगों को देखेंगे, एक तो ऐसे लोग नजर आएंगे जो कि कुछ भी खाते हैं उनका हजम हो जाता है, और दूसरे ऐसे नजर आएंगे कि वो खिचड़ी भी खाते हैं तो हजम नहीं होता। कई डॉक्टर्स को वो कंसल्ट करते हैं तो पता चलता है उनको आईबीएस है, राइट? अब आईबीएस है तो ये एक अजीब तरह की प्रॉब्लम है, और आईबीएस के बारे में ये मिथ है या हकीकत है? कहा यह जाता है कि आप एक बार आईबीएस से सफर करने लगे तो उससे छुटकारा पाना बहुत मुश्किल है। क्या सच्चाई है इसमें? आईबीएस को समझते हैं हम लोग। अभी आईबीएस एक ऐसा टर्म हो गया है जिसमें ये बहुत सारे रिलेटेड पेट के सिम्टम्स, जीआई सिम्टम्स को जोड़ दिया गया है। एक तरफ है ब्लोटिंग, जो कि इंडियन आईबीएस पेशेंट्स में ये एक बहुत बड़ा सिम्टम है। अगर आप आईबीएस का क्राइटेरिया वर्ल्ड वाइड देखेंगे तो उसमें एक्चुअली ब्लोटिंग नहीं आता, उसमें पेन आता है। बट हमारे जो इंडियन पेशेंट्स है उसमें ब्लोटिंग प्रिडोमिनेंट सिम्टम है। दूसरा है कि डिस्पेप्सिया, हम इसको बोलते हैं। डिस्पेप्सिया मतलब जलन होना, ढकारे आना, रिफ्लक्स आ जाना, तो ये इसके साथ एक और जुड़ जाता है। और थर्ड आता है हमारे बाउल एबनॉर्मलिटीज़, जिसमें या तो कॉन्स्टिपेशन हो जाता है या हमारे लूज स्टूल्स हो जाता है, या दोनों एक दूसरे के साथ ऑल्टरनेट करते रहते हैं। अगर हम इन सबको एक साथ जोड़ दें तो इनफैक्ट हम इसको फंक्शनल जीआई डिसऑर्डर्स बोलते हैं, और इसमें आईबीएस का जो टर्मिनोलॉजी है इसमें यूज़ होता है। आईबीएस इज़ फॉर इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। एक बात मैं पहले ही क्लियर कर दूं कि आईबीएस कॉमन डायग्नोसिस है, बट आईबीएस डायग्नोस करने के पहले ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है एज अ गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट टू रूल आउट अदर कंडीशंस जो कि आईबीएस को मिमिक करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको सीवियर रिफ्लक्स डिजीज़ है, आपको अल्सर्स बने हैं स्टमक में, डुओडेनम में, गैस्ट्रिक अल्सर्स जो होते हैं, पेप्टिक अल्सर्स जो होते हैं, थर्ड अगर कोलाइटिस हो किसी प्रकार का, तो हम जब ये सारी चीज़ें रूल आउट कर लेते हैं तब हम जाके कहते हैं कि आपको एक आईबीएस है, और पेशेंट से फिर बातचीत होती है कि हम आईबीएस को कैसे कंट्रोल करें। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़, ये सारे सिम्टम्स मिला के हम लोग आईबीएस बोलते हैं, बट इट इज़ इम्पेरेटिव कि आईबीएस लेबल लगाने के पहले हम जो और सिमिलर कंडीशंस है इनको हम अप्रोप्रिएट टेस्ट या हिस्ट्री या क्लिनिकल एग्जामिनेशन से इनको हम लोग रूल आउट कर लें। अभी हम आते हैं आईबीएस के बारे में बात करने में। अगर मान लीजिए अभी आईबीएस हमने डायग्नोज कर लिया है, आपने एक चीज़ जिक्र की थी कि गट हमारा एक सेकंड ब्रेन है। एक्चुअली इट्स वेरी ट्रू। एक टर्मिनोलॉजी आई है ब्रेन गट एक्सेस। ये एक्चुअली काल्पनिक नहीं है, ये साइंटिफिकली प्रूवन है। ये एक क्रॉस टॉक है बिटवीन द ब्रेन एंड द गट। ये दोनों आपस में बात करते रहते हैं, और बॉडी के अंदर बातचीत कैसे होती है, इट इज़ डन थ्रू वेरियस रिसेप्टर्स, मॉलिक्यूल्स एंड सिग्नल पाथवेज। तो ये वाला जो पाथवे है ये है ब्रेन गट एक्सेस, डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन द वेरियस पार्ट्स ऑफ द ब्रेन और हमारा जो गट का जो नर्वस सिस्टम है। और ये हमारा बड़ा कॉमन ऑब्जर्वेशन है कि जिस दिन पेट खराब है उस दिन मूड खराब रहता है, या जिस दिन मूड खराब रहता है उस दिन हमारा पेट खराब रहता है। तो इस ब्रेन गट एक्सिस को हम मॉड्यूलेट कैसे करें? एज ऑफ नाउ अगर मैं बोलूँ कोई गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट हो, ड्रग थेरेपी हो कि मैं ब्रेन गट एक्सिस को ठीक कर दूँ, नहीं, ऐसा ड्रग्स नहीं है, ऐसा ड्रग्स अभी नहीं हुआ है। सेकेंड है, जो मैंने गट माइक्रोबायोटा की बात की थी, ये बहुत ज़्यादा हमारे ब्रेन गट एक्सिस को इन्फ्लुएंस करता है। बट जैसे आप जानते हैं ये गट माइक्रोबायोटा को जैसा भी सिस्टम मैंने इनहेरिट किया अंदर, जो पैरासाइट्स मेरे बैक्टीरियाज है, बट मैं उनको ज़्यादा चेंज नहीं कर सकता। प्रोबायोटिक्स का रोल होता है इनको इम्प्रूव करना। बट आप समझ के ये देखिए कि एक समुंदर है, आपने एक बाल्टी पानी डाल दी, ये ज़्यादा डिफरेंस नहीं करेगा। तो हम ये जो प्रोबायोटिक्स लेते हैं इनका भी एक्चुअली वही सिस्टम हो रहा है। इतने मिलियंस ऑफ बैक्टीरियाज है, उसमें मैंने कुछ गुड बैक्टीरिया डाल दिए, तो एक्चुअली उतना वो लैंडमार्क इफेक्ट ला नहीं पाते हैं इसमें। तो फिर आईबीएस को हम लोग कैसे टैकल करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल
मेरा जाता है एश्योरेंस कि अगर आपका डॉक्टर ने आपको IBS डायग्नोज किया तो लेट इट बी एश्योर्ड कि आगे चल के ये आपको अंदर से बॉडी में कोई नुकसान नहीं करेगा। मैं हमेशा बताता हूँ कि बी एश्योर्ड आप हेल्दी हो, आप आगे चल के ना तो ये बीमारी किसी और बीमारी में बदलेगी और ना ही ये अंदर से आपके किसी ऑर्गन्स को डैमेज करे जा रहे हैं। ये एक फंक्शनल प्रॉब्लम है। इनफैक्ट ये कहा जाता है कि द बेस्ट वे टू ट्रीट IBS इज़ टू मेक फ्रेंड्स विथ इट रादर देन फाइट अगेंस्ट इट। राइट। इसके साथ चलो, टेक इट इन योर स्ट्राइड। फिर आप देखोगे इसको संभालना, इसके साथ जीना, इसके जो सिम्टम्स है काफ़ी कम हो जाते हैं। एक और एग्जांपल मैं पेशेंट्स को देता हूँ कि अगर IBS के सिम्टम्स आपके इतने हैं, बट ये डिपेंड करता है कि मैंने माइंड से मैं कितना डिस्टर्ब्ड हूँ इसके कारण, और जितना मैं इसके पीछे एजिटेटेड हूँ, कंसर्न्ड हूँ, मेरे सिम्टम्स और उतने बढ़ जाते हैं। और जितना मैं इसको इसके साथ समझ लेता हूँ, एक्सेप्टेंस ले लेता हूँ, तो इसको संभालना मेरे सिम्टम्स इतने कम हो जाते हैं। तो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारे दर्शक ये जानना चाहते होंगे कि IBS कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि कहा जाता है इसका कोई समाधान नहीं है। पर सुन लीजिए, जो एक्सपर्ट हैं, कई सालों का अनुभव है और इन्होंने जिस तरह का अनुभव प्राप्त किया है, और बड़े ही मार्केबल बात इन्होंने की है कि अगर आप IBS से पीड़ित हैं तो अपने दिमाग में इसको मत डालिए, इसके साथ जीना सीखिए। और जैसे ही आप इसके साथ जीना सीख लेंगे, यकीन मानिए IBS का प्रॉब्लम उतना ही सिकुड़ता चला जाएगा। लेकिन आप इसके पीछे पड़ेंगे, मतलब दिमाग में आप कॉन्स्टेंटली इसको लेकर के घूमेंगे, तो यकीन मानिए ये प्रॉब्लम उतना ही बड़ा होता चला जाएगा। इसलिए डॉक्टर साहब ये भी कह रहे हैं कि IBS है तो परेशान मत होइए, एजिटेट मत होइए। पर इसके साथ ही मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा, आपने कहा इससे किसी भी ऑर्गन को कोई समस्या नहीं होगी, पर आप एंडोस्कोपी के भी एक्सपर्ट हैं, आप हिपेटोलॉजी के भी एक्सपर्ट हैं, और जब भी इसकी चर्चा होगी तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि क्या परसिस्टेंट इंडाइजेशन अगर IBS की वजह से है, तो क्या यह माना जा सकता है कि इससे लीवर भी इफेक्टेड हो रहा है या नहीं होता है? लीवर इफेक्टेड कैसे होता है, किस वजह से होता है? क्योंकि हमने ये भी देखा कि कई सारे लोग लीन एंड थिन हैं, कोई मोटे नहीं है, फिर भी कहा जाता है उनका लीवर कंप्रोमाइज्ड है, उनको प्रॉब्लम है। कई सारे लोग हेल्दी भी दिखाई पड़ते हैं, पर उन हेल्दी इन द सेंस मोटे भी दिखाई पड़ते हैं, पर उनका लीवर ठीक नजर आता है, उनका फंक्शन सारा कुछ ठीक है। तो ये क्या मिस्ट्री है? अगर जरा लीवर के बारे में कुछ बता सकें, क्योंकि लीवर वो वाइटल ऑर्गन है कि एक बार खराब होता है तो कहा जाता है कि आपका इंसुलिन भी सिक्रेट प्रॉपर नहीं होगा, डायबिटीज़ होने लगेगा, आपका किडनी में असर होने लगेगा। सारी प्रॉब्लम्स के पीछे बताया जाता है कि लीवर कहीं ना कहीं रोल प्ले करता है। जरा आप ये इस लीवर के बारे में भी बताएं। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, लिवर और हेल्थ। बॉडी के जो हर एक ऑर्गन्स हैं हमारे, हम हार्ट करें, किडनी, इंटेस्टाइन्स, लिवर, जो भी हमारे सारे ऑर्गन्स हैं, ब्रेन, अगर हम इन सारे ऑर्गन्स को देखें, सारे इंपॉर्टेंट है, सब अपना काम करते हैं, और ऑब्वियसली कोई भी अगर ऑर्गन ठीक से नहीं काम करेगा तो उसमें प्रॉब्लम आती है। लिवर एक ऐसा ऑर्गन है जो कि मल्टीटास्किंग करते हैं। मतलब अगर आप लिवर के फंक्शंस देखेंगे, चाहे वो सिंथेटिक हो, चाहे वो मतलब क्रिएट करता है, प्रोटीन सीक्रेट करता है, हमारे इम्यूनोलॉजी में, इम्यून सिस्टम के लिए लिवर सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। लिवर एक डिटॉक्सिफाइंग ऑर्गन है, बॉडी के जितने डिटॉक्सिफिकेशन है वो लिवर करता है। तो ये जो मल्टीटास्किंग करता है, तो लिवर सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट है। और दूसरी बात, लिवर कैसे डाइजेस्टिव सिस्टम से माना जाता है जुड़ा हुआ है, आपका गट का जितना भी आप खाना लेते हो, जो हमारे इंटेस्टाइन से हमारे गट में जाता है, उसका सबसे फर्स्ट स्टॉप लिवर होता है। वो पूरा सर्कुलेशन पहले लिवर में आता है, लिवर उसको फिल्टर करता है, लिवर उसको एब्जॉर्ब करता है, लिवर उसको आगे फेंकता है। तो ऑब्वियसली लिवर इज़ द फर्स्ट बैरियर ऑफ डिफेंस कि जो मेरे लिए अच्छा है या जो मेरे बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। तो ये माना जाता है कि लिवर एक अहम भूमिका निभाती है डाइजेशन लेके। लेकिन एक बात मैं बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूँ यहाँ पे कि आम तौर से हमारे जो सो कॉल्ड गैस्ट्रिक सिम्टम्स हैं, पेट फूलना, जलन होना, ढकारे आना, ब्लोटिंग हो जाना, मोशंस की एबनॉर्मलिटी, हम मान लेते हैं कि ये लिवर ख़राब है। हमें ये जानना ज़रूरी है कि ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम, गट रिलेटेड सिम्टम्स है।
ये एग्जैक्टली लिवर खराब के सिम्टम्स नहीं है. दो लिवर इज एसोसिएटेड विद आवर डाइजेस्टिव सिस्टम एंड आवर अदर मेटाबॉलिज्म, लेकिन ये लिवर के सिम्टम्स नहीं है, ये प्योरली गट के सिम्टम्स है. लिवर के सिम्टम्स अलग है. दूसरी बात यह है कि लिवर डिजीज़ इंडिया में बहुत कॉमन है और ये बढ़ता जा रहा है. ये एक एमर्जिंग, इनफैक्ट आप कह सकते हैं कि लिवर डिजीज़ एक पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है. उसके रीजंस है. अगर आप कॉमन लिवर के डिसऑर्डर्स देखेंगे तो उसमें फैटी लिवर तो है ही, जो जिसका आपने जिक्र किया है. इंडिया इज़ द डायबिटीज़ कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड. और डायबिटीज़ एंड फैटी लिवर का बड़ा क्लोज एसोसिएशन है. इनफैक्ट वाई डायबिटीज़, मेटाबॉलिक सिंड्रोम का फैटी लिवर से क्लोज एसोसिएशन है, जिसमें डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, हाई कोलेस्ट्रॉल है और लिवर में फैट है. ये एक्चुअली एक सिंड्रोम हो जाता है, ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम. हेपेटाइटिस बी, 40 मिलियन पीपल इंडिया में हेपेटाइटिस बी से इन्फेक्टेड है. मतलब ये उससे हेपेटाइटिस बी के शिकार है. अल्कोहलिक लिवर डिजीज़, जो आजकल हेपेटाइटिस बी को भी बीट करके सबसे कॉमनेस्ट लिवर डिजीज़ इंडिया में हो गया है. एंड फाइनली आप देखिए लिवर कैंसर. मैंने इन 4 चीज़ों का इसलिए जिक्र किया है, ये चारों डिजीज़ प्रिवेंटेबल है. मतलब इन चारों डिजीज़ जिनका हम मानते हैं कि कोई गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट नहीं है जिससे कि मैं आपको ठीक कर सकूं, मैं केवल कंट्रोल कर सकता हूं. बट हमारा सवाल है कि ये चारों डिजीज़ प्रिवेंटेबल है. अगर हमारी अवेयरनेस हो इसके बारे में, अगर हम प्रिकॉशंस लें, तो एक्चुअली ये चारों चीज़ें, अल्कोहलिक लिवर डिजीज़, फैटी लिवर डिजीज़, हेपेटाइटिस बी एंड ये तीनों व्हेन दे लीड टू लिवर कैंसर, एक्चुअली ये सारे प्रिवेंटेबल हो गए. मैं चाहूँगा कि मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे दर्शकों को बता दें कि कैसे प्रिवेंटेबल है, क्या करें हम जिससे हम इन तमाम डिजीज़ से बच सकें, हमारी ज़िंदगी में ये शामिल ना हो, हमें परेशान ना करें. लिवर डिजीज़ से बचने का मेरा 2-3 फार्मूलाज है. फर्स्ट इज़ हम अपना वेट मेंटेन करें. सबसे प्रॉब्लम लिवर को तभी होता है जब हम ओवरवेट या ओबीज होते हैं, तो उसमें फैटी लिवर आ जाता है और फैटी लिवर से फिर आगे जाके क्रॉनिक लिवर डिजीज़ बन के ये सारे प्रॉब्लम शुरू होती है. तो मेरा पहला स्टेप होता है कि मेंटेन योर आइडियल बॉडी वेट. वो हम आगे बात कर सकते हैं कि आइडियल बॉडी वेट हम कैसे मेंटेन करें. दूसरा है कि अल्कोहल इंटेक जो है उसको हमें या तो हम ना लें, और अगर ले तो हमें सेफ लिमिट्स हमें आना चाहिए कि क्या है और उसको उस मॉडरेशन में ले. थर्ड, हेपेटाइटिस बी के लिए, हेपेटाइटिस बी साइलेंट इन्फेक्शन रहता है. हम अगर इसके लिए टेस्ट करेंगे, मान लीजिए साल में एक बार हेल्थ चेकअप कर लेते हैं, टेस्ट करेंगे तो हमें पता लग जाता है कि हमें हेपेटाइटिस बी है कि नहीं, क्योंकि ये सारे अभी ट्रीटेबल है. क्वेश्चन इज़ कि अगर मैं इनका अर्ली डायग्नोसिस कर सकूं, क्योंकि ये साइलेंट रहते हैं. अगर मैं इनके लिए चेक ना करूं, ये बाद में जब सामने आएंगे तब ऑलरेडी मुझे सिरोसिस लिवर हो गया है. और चौथा है कि लिवर के लिए बेस्ट होता है एक एनुअल स्क्रीनिंग, जिसमें हम एक बेसिक लिवर फंक्शंस करते हैं और एक अल्ट्रासाउंड करते हैं. हो सकता है आजकल हम फाइब्रोस्कैन एडवाइस करते हैं लिवर हेल्थ के लिए. तो ये 3 चीज़ें करें. डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द लिवर इज़ अ मिथ. मैं लिवर को डिटॉक्सिफिकेशन के लिए डाइट ले रहा हूँ या मैं किसी सेंटर में जाके उसका डिटॉक्सिफिकेशन करा रहा हूँ, जो कि आजकल काफ़ी पॉपुलर है. लेकिन लिवर खुद एक डिटॉक्सिफाइंग ऑर्गन है, उसको हम क्या डिटॉक्सिफिकेशन करेंगे. तो बेस्ट है टू इन्वेस्ट इन 4 बातों में, टू मेंटेन योर बॉडी वेट एज क्लोज टू द आइडियल बॉडी वेट में. लिमिट योर अल्कोहल इनटेक और डोंट टेक अल्कोहल. थर्ड, बी अलर्ट, हेल्थ चेकअप्स जिसमें लिवर फंक्शन टेस्ट करेंगे, हेपेटाइटिस बी और सी का आप स्क्रीनिंग कर लेंगे. तो ये जो 3 चीज़ें मैंने बताए, आई थिंक दिस इज़ द की फॉर अ गुड लिवर हेल्थ. राइट. पर आजकल युवाओं में स्मोकिंग का भी फैशन है. स्मोकिंग किस हद तक लीवर को डैमेज करता है, मैं चाहूँगा हमारे दर्शकों को आप ये भी बताएं, क्योंकि ये बात अक्सर सुना जाता है कि आप स्मोक करते हैं तो लीवर भी बहुत ज़्यादा उससे प्रभावित होता है. स्मोकिंग एक ऐसा मैं तो टैबू ही बोलूँगा, क्योंकि लिवर का नंबर बहुत बाद में आता है स्मोकिंग में. स्मोकिंग के वैसे इतने बैड इफ़ेक्ट्स होते हैं पूरे बॉडी में, एंड विच इज़ नॉट ओनली ऑर्गन स्पेसिफिक, कैंसर स्पेसिफिक, द अमाउंट ऑफ कैंसर्स इट लीड्स टू. तो लिवर का नंबर बहुत बाद में आता है. लेकिन हाँ, काफ़ी हमारे लिवर के कंडीशंस हैं, चाहे वो सिरोटिक्स हो, चाहे वो लिवर कैंसर हो, जो स्मोकिंग उसको एडवर्सली इन्फ्लुएंस करते हैं.
हाइपोथेटिकली मैं बोल रहा हूँ, वैसे तो दोनों ही हमें प्रिकॉशन लेने नहीं करना चाहिए, स्मोकिंग एंड अल्कोहल। लेकिन कोई अगर मेरे से पूछे कि दोनों में अगर आपको एक चूज़ करना हो, एक इविल, तो कौन सा आप चूज़ करेंगे, मैं तो तभी भी अल्कोहल ही लूँगा मैं उसमें, क्योंकि स्मोकिंग इज़ फार फार मोर डेंजरस देन व्हाट अल्कोहल इज़। उसमें कुछ अमाउंट भी होता है कि आप 2-3 पी सकते हैं तो ठीक है, उससे ज़्यादा खराब होता है? ये सारी बातें लोगों में होती हैं, इसीलिए मैं आपसे कर रहा हूँ। बिल्कुल जायज़ है आपका ये क्वेश्चन। मैं तो ये कह रहा हूँ कि हम दिल्ली एनसीआर के रहने वाले हैं, अगर मैं स्मोकिंग ना भी करता हूँ तो मैं इक्वल टू 10 to 1 पैकेट ऑफ सिगरेट्स पर डे का, तो जो पोल्यूशन या स्मोक के कारण वो तो ऑलरेडी मैं ले ही रहा हूँ। आप लोग जानते हैं आजकल AQI में बड़ा ध्यान दिया जाता है, तो आजकल तो जो नॉन स्मोकर्स है वो भी पैसिव स्मोकर्स है, उसके ऊपर मैं अगर एक भी सिगरेट लूँ या एक पैकेट सिगरेट लूँ, एक्चुअली आई एम डैमेजिंग मोर टू इट, आई एम एडिंग मोर टू इट। तो मेरे हिसाब से कोई नंबर्स नहीं है, या तो आप स्टॉप करें इफ़ यू वांट टू गेट द फुल बेनिफिट, बट ये कहना कि मैं पहले ज़्यादा लेता था आजकल कम है या कभी कभार मैं ले लेता हूँ, आई डोंट थिंक उसका कोई साइंटिफिक बैकिंग है। ठीक है, मैं ये चाहूँगा कि जैसे आपने बताया कि ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4, लोगों को कैसे पता चले कि हमारा लीवर खराब हो चुका है? क्या वो जांच कराते रहे तभी पता लगे, या ऐसे कॉमन सिस्टम्स अगर आप हमारे दर्शकों को बता सकें जिससे ये समझ में आए कि उनको ज़रूरत है LFT का, वो जाएं लीवर फंक्शन टेस्ट कराएं, या और भी आपने कुछ टेस्ट की बात की, वो कैसे समझें कि उनके लीवर प्रभावित हो रहे हैं, अफेक्टेड हो रहे हैं? आप जो इस ग्रेड की बात कर रहे हैं वो है अल्ट्रासाउंड में फैटी लीवर का ग्रेडिंग, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3। और अगर मैं कहूँ तो अपने एक्सपीरियंस में अगर हम 10 अल्ट्रासाउंड कराएं तो 10 में से कम 7 में हमें फैटी लीवर मिल जाता है। तो हम उसके लिए क्या करें? तो जैसे ही हमारे पास कोई फैटी लीवर लेके आजकल आता है, एक बहुत ही एक पैराडाइम चेंज हुआ है हमारे अंडरस्टैंडिंग ऑफ फैटी लीवर में। पहले हम फैटी लीवर मतलब केवल लीवर में ध्यान देते थे, मेरा अभी पहला ध्यान लीवर पे नहीं जाता है। फैटी लीवर इज़ पार्ट ऑफ मेटाबॉलिक सिंड्रोम। मेरा पहला ध्यान जाता है डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, एबनॉर्मल कोलेस्ट्रॉल पे। तो अल्ट्रासाउंड लेके अगर आप फैटी लीवर लेके आए, सबसे पहले मैं पता लगाता हूँ कि ये 3-4 चीज़ें विच आर कॉम्पोनेंट्स ऑफ मेटाबॉलिक सिंड्रोम है कि नहीं। मेरा सेकंड ध्यान जाता है जिनको फैटी लीवर है, कार्डियोवैस्कुलर रिस्क। आपको ये जान के आश्चर्य होगी कि अगर हम फैटी लिवर में डेथ की बात करें, मतलब इवेंचुअली अगर डेथ होता है फैटी लिवर पेशेंट्स का, वो किस कारण होता है? वो लिवर डिजीज़ के कारण नहीं होता है, वो होता है कार्डियोवैस्कुलर रिस्क फैक्टर्स, दैट इज़ द कॉमनेस्ट कॉज। हार्ट अटैक से उनको सबसे पहले जाता है। सेकेंड है वेरियस कैंसर्स एट वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। लिवर रिलेटेड डेथ थर्ड कॉज है फैटी लिवर में। तो ये मैं आपको इसलिए एग्जांपल दे रहा हूँ समझाने के लिए कि फैटी लिवर अपनी जगह ठीक है, हमें लिवर में हम ध्यान देते हैं, बट मेरा स्टेप 1 रहता है मेटाबॉलिक सिंड्रोम के लिए, स्टेप 2 रहता है मेरा कार्डियोवैस्कुलर रिस्क फैक्टर्स के लिए। उसके बाद मैं आता हूँ लिवर के एवैल्यूएशन के लिए। अगर मेरे पास सिंपल फैटी लिवर है और हम एक LFT करते हैं, लिवर फंक्शन टेस्ट, वो मेरा नॉर्मल आता है। एक मैं फाइब्रोस्कैन करता हूँ। फाइब्रोस्कैन क्या होता है? एक अल्ट्रासाउंड बेस्ड टेस्ट है जो लिवर हेल्थ के बारे में हमें 2 रीडिंग देता है। एक तो उसमें कितना फैट है, जिसको हम लोग कैप बोलते हैं, CAP, और कितना लिवर में हार्डनेस है। फैटी लिवर मतलब लिवर हार्डनेस, फाइब्रोसिस, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। जब इनिशियली केवल फैट रहता है, जब ये और आगे बढ़ता रहता है उसमें फाइब्रोसिस होता है, और यही फाइब्रोसिस बढ़ के सिरोसिस हो जाती है। एक बार अगर हम सिरोसिस में पहुंच गए तो एक्चुअली ये इरिवर्सिबल माना जाता है। चाहे आप उस टाइम जो भी आपने वेट कम कर लिया, अल्कोहल बंद कर दिया, लेकिन आप फाइब्रोटिक सिरोटिक लिवर को अब नॉर्मल लिवर नहीं बना सकते। तो फाइब्रोस्कैन से हम लोग ये एस्टिमेट कर लेते हैं कि आप किस लेवल ऑफ फाइब्रोसिस में हो। अगर आपको केवल लिवर फैट है और आपका LFT नॉर्मल है, फाइब्रोस्कैन नॉर्मल है, एक्चुअली हम ध्यान देते हैं आपके वेट लॉस पे, आपके मेटाबॉलिक फीचर्स पे और आपके कार्डियक रिस्क फैक्टर्स पे। बट अगर मान लीजिए लिवर में इन्फ्लेमेशन, यानी कि आपके एंजाइम्स अब नॉर्मल हो गए, फाइब्रोस्कैन की वैल्यू आ रही है कि उसमें सिग्निफिकेंट फाइब्रोसिस दिखा रही है, तो तब हम इसमें अपार्ट फ्रॉम लाइफस्टाइल मेजर्स हम लोग ड्रग थेरेपी की बात करते हैं। आजकल ओवर द लास्ट 2 years बहुत सारी कुछ दवाइयाँ आई है जो कि साइंटिफिकली प्रूवन है, स्टडीज़ हो गए हैं कि वो एक्चुअली फाइब्रोसिस को कम करते हैं। तो तब वो ड्रग का उसमें रोल आ जाता है।
तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि हर फैटी लिवर को लिवर डिजीज़ देख के ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, ड्रग थेरेपी की ज़रूरत नहीं है। उसके पहले और भी स्टेप्स है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, कंट्रोलिंग ऑफ कार्डियोवास्कुलर रिस्क फैक्टर्स। उसके बाद अगर लिवर में एक्सटेंसिव फाइब्रोसिस है तब जाके हम लोग उसमें ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। ठीक है, पर एक आम आदमी कैसे समझे कि उसका लीवर खराब हो गया, कैसे पता लगेगा? उसका मेरा एक आंसर है कि आपको रेगुलर चेक करानी चाहिए। अब रेगुलर चेक कैसे कराएंगे? एक जब आप हेल्थ चेक करते हैं उसमें एलएफटी करते हैं हम लोग, और एक हम अल्ट्रासाउंड करते हैं। अगर एलएफटी मेरा एबनॉर्मल है, अगर अल्ट्रासाउंड में फैट दिखा रही है, तो हम अपने डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करते हैं कि भाई इज़ इट समथिंग विच आई शुड बी कंसर्न्ड, या ये ठीक है, मेरे केवल लाइफस्टाइल से मुझे इसको ठीक करना है। एक बात और इन दिनों बहुत चलन में है कि आप अपने लीवर को ठीक करने के लिए, डिटॉक्स करने के लिए या फैट हटाने के लिए, आपने तो एक चीज़ बहुत क्लियर कर दिया कि ये मिथ है कि लीवर हम डिटॉक्स करते हैं, पर आजकल फैशन बन गया है। लेकिन कुछ पेयबल पदार्थ की बात करते हैं कि वो जो पेय पदार्थ जिसको कहते हैं ब्लैक कॉफ़ी पीजिए तो आपका लीवर का फैट हट जाता है, लीवर अच्छा बेहतर फंक्शन करता है। और अब कई लोग इस बहाने ब्लैक कॉफ़ी पीते हैं, और आपको पता है घर घर में लोग चाय पीते हैं। तो ये चाय पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए? किस तरीके से हमारे लीवर को ये खराब करता है? और ब्लैक कॉफ़ी पिए तो किस हद तक पिए? क्या वाकई ये हमारे लीवर को ठीक करता है, उसके लिए अच्छा है? ये सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा क्योंकि कई दर्शक इस बारे में जानना चाहेंगे। क्वेश्चन है कैफ़ीन का। कॉफ़ी में कैफ़ीन होता है, टी में भी होता है, तो इस कैफ़ीन हेल्पफुल फॉर लिवर, ये सवाल है आपका। जो स्टडीज़ हुई है, आजकल स्टडीज़ आ गई है, उसमें ये दिखाया गया है कि अगर आपको फैटी लिवर है और ये फैटी लिवर कैंसर में प्रोग्रेस कर सकती है, सब लोगों में नहीं करती, बहुत कम लोगों में करती है, लेकिन करती है, तो ये लिवर कैंसर में जा सकता है। तो ये देखा गया है कि अगर आप 2 कप्स ऑफ ब्लैक कॉफ़ी पर डे लेंगे तो ये प्रोग्रेशन नहीं होता है, कम हुआ है। लेकिन ये स्टडीज़ है, इंडिविजुअल स्टडीज़ है सेंटर्स के। अभी भी ये एक सेंट्रल गाइडलाइन में नहीं आया कि अगर आपको फैटी लिवर है आप कॉफ़ी पीना शुरू करिए, ये गाइडलाइंस में नहीं है ये। हाँ, अगर आप कॉफ़ी पीते हैं तो फिर हमारा एडवाइस रहेगा कि बेटर आप ब्लैक कॉफ़ी कर ले उसको, और मिल्क एंड शुगर उसमें ना मिलाए। बट अगर मुझे फैटी लिवर है या वो प्रोग्रेसिव है, क्या मैं कॉफ़ी पी के उसको ठीक कर सकता हूँ? नहीं, वो वैसा नहीं हो सकता है। तो कॉफ़ी इज़ सम सॉर्ट ऑफ इट्स लाइक अ मिटिगेटिंग फैक्टर कि हाँ ये रिस्क फैक्टर है, अगर मैं कैफ़ीन ले रहा हूँ ब्लैक कॉफ़ी के इससे तो शायद मेरा प्रोग्रेशन स्लो होगा। तो जो लोग कॉफ़ी नहीं पीते हैं मैं उनको नहीं बोलूँगा कि आप कॉफ़ी स्टार्ट करें, और जो कॉफ़ी पीते हैं मैं उनको बोलूँगा कि ठीक है आप उसको ब्लैक कॉफ़ी में कन्वर्ट कर लीजिए। आपका दूसरा सवाल था कि मैं ग्रीन टी या डिफरेंट टाइप के जो चाय आते हैं तो आर दी इन एनी वे बेनिफिशियल टू द लिवर? ओवरऑल हेल्थ का तो ठीक है, दैट्स एन ओपन एंडेड क्वेश्चन, बट लिवर के साथ इन सब चाय का एक्चुअली कोई रिलेशन नहीं है। मतलब ये कहीं नहीं दिखाया गया है कि अगर मैं ग्रीन टी पीऊँगा तो मेरा लिवर हेल्थ ठीक रहेगा। खराब होगा अगर हम चाय पीते हैं तो? ये भी स्टडीज़ नहीं है। ये भी स्टडीज नहीं। नहीं। चलिए, ये बेहद इम्पोर्टेंट सवाल है। पर यही अगर 2 ब्लैक कॉफ़ी से 4 हो जाए, 5 हो जाए तो ये खराब करेगा क्योंकि कैफ़ीन का अमाउंट ज़्यादा होगा शरीर में। हम उसमें वापस आ जाएंगे जिससे हमारा ये चर्चा शुरू हुआ था रिगार्डिंग डाइजेस्टिव सिम्टम्स का। तो ऑब्वियसली अगर हम इतना ज़्यादा कैफ़ीन लेंगे, स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी लेंगे, तो दे डू नॉट कॉज अल्सर्स, कैफ़ीन कॉफ़ी, बट दे इन्फ्लुएंस अल्सर हीलिंग, वो उसको बढ़ावा देते हैं। ओके। तो मेरे ख्याल से जो एक जनरल बात आ जाती है कि हर चीज़ में मॉडरेशन बहुत ज़रूरी है। ठीक, राइट। फिर इंडोस्कोपी की ज़रूरत कहाँ पड़ती है? ऐसा क्या सिम्टम दिखता है जिसमें आपको लगता है कि इंडोस्कोपी ज़रूरी है? क्या इंटेस्टाइन का माइन्यूट ऑब्जर्वेशन के लिए इंडोस्कोपी ज़रूरी है? क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं, आप भी करते होंगे, हम श्योर हैं कि बहुत लोगों का गैस कम नहीं होता है, बहुत लोगों का रिफ्लक्स कम नहीं होता है। तो ज़रूरत इंडोस्कोपी की कहाँ पड़ती है? अगर हम डाइजेस्टिव सिम्टम्स को दोबारा रिवाइज करें जो हमने शुरू में डिस्कस किया था, जैसे कि पेट फूलना, ब्लोटिंग, रिफ्लक्स, पेन, पूरा छाती में जलन होना, या हमारे अपर एब्डोमेन डिस्कम्फर्ट रहना, इसमें
तो ये जो सारे सिम्टम्स है ये हम आम तौर से एसिड रिलेटेड बोलते हैं, या जनरल भाषा में कहते हैं कि हमें गैस की प्रॉब्लम है या गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है। अगर मैं 10 पेशेंट्स ऐसे देखूं तो अराउंड 8 पेशेंट्स में या 9 पेशेंट में इनमें ये डाइजेस्टिव फंक्शन के प्रॉब्लम है, इसमें अल्सर नहीं निकलेगा अगर हम पेप्टिक अल्सर की बात करें। बट इन्हीं 10 में से एटलीस्ट 10% एक पेशेंट को अल्सर भी निकलेगा। अल्सर का डायग्नोसिस एंडोस्कोपी में होता है। तो हम लोग एंडोस्कोपी किसको एडवाइस करते हैं, क्योंकि ये तो बड़े कॉमन सिम्टम्स है डाइजेस्टिव सिम्टम। तो हमारे पास कुछ रेड फ्लैग साइंस है या अलार्म फीचर्स हम बोलते हैं कि ये अगर आपके सिम्टोमेटोलॉजी में है तो हम लोग ज़रूर चाहेंगे कि आप पहले एंडोस्कोपी कर ले, इनको रूल आउट कर ले। वो क्या सिम्टम्स है? अगर यही डाइजेस्टिव सिम्टम्स एक एल्डरली में अभी शुरू हुए हैं, एक पर्सन हु इज़ लेट्स से 60 ईयर्स एंड अबव, और उसको पहली बार ऐसा शुरू हुआ है, उनको डेफिनेटली हम लोग एक रेड फ्लैग साइन मानते हैं। अगर आपका हेमोग्लोबिन कम है, एनीमिया में अगर है आपको, तो वो एक रेड फ्लैग साइन है। रिकरेंट वॉमिटिंग, बार बार उल्टियाँ हो रही है, तो उसमें हम ज़रूर करते हैं। और चौथा है कि पेन एब्डोमेन रिलेंटलेसली हो रहा है, स्पेशली अर्ली मॉर्निंग, मिडल ऑफ द नाइट में आप जग जाते हो क्योंकि इतना पेट में दर्द हो रहा है। तो ये जो 4 सिम्टम्स हैं हम ज़रूर इसमें एंडोस्कोपी करते हैं पहले, क्योंकि इसमें हमें अल्सर्स या इस टाइप के जो अनकॉमन और बीमारियां हैं उनका हमें डाउट होता है एज अगेंस्ट अ सिंपल एसिडिटी प्रॉब्लम। तो इनको तो हम कहते हैं कि आप ज़रूर एंडोस्कोपी पहले कराएं, उसके बाद हम लोग अपना ट्रीटमेंट शुरू करें। बाकी केसेस में जो एसिडिटी लेके आते हैं, ये सिम्टम्स लेके, मैं पहले उनको लाइफस्टाइल का एडवाइस देता हूँ, सेकंड उनको ड्रग थेरेपी देते हैं जो रिक्वायर्ड है। अगर वो ठीक नहीं होते और अ रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम, मान लीजिए 2 वीक्स और समथिंग, तब डेफिनेटली उसको एंडोस्कोपी के लिए हम लोग एडवाइस करते हैं। ठीक है, मेरा अगला सवाल आपसे ये होगा कि बहुत सारे लोग जो कॉन्स्टिपेशन से पीड़ित होते हैं, क्या अगर रोज स्टूल पास नहीं होता है तो वरीड होने की ज़रूरत है? ब्लोटिंग है, स्टूल पास नहीं हो रहा है, जा रहे हैं पास नहीं हो रहा है, फील हो रहा है पास नहीं हो रहा है, और अगर हो भी रहा है तो स्टूल स्टिकी हो रहा है, ये सारी दिक्कतें आती। तो ये किस तरह की, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन में हमने पहले सुना था हार्ड स्टूल, मोटा स्टूल, लेकिन ऐसा नहीं है, स्टिकी स्टूल, पास नहीं हो रहा है, लगता नहीं है कि पेट पूरे तरीके से क्लियर हो पाया है। तो ये कौन सी बीमारी और इसको लेकर के कितना वरीड होने की जरूरत है? ये कॉमन सिम्टम है और मान लेते हैं कि ये एक आईबीएस का एक बहुत ही बड़ा इम्पॉर्टेंट सिम्टम है कि ये जिस पेशेंट को आईबीएस होता है उनको इसी टाइप के ये प्रॉब्लम्स रहते हैं। जहाँ तक वरी का सवाल है, वही वाली बात आती है कि आपको डॉक्टर तो ज़रूर एक बार कंसल्ट कर लेना चाहिए। हम इसी हिस्ट्री में थोड़ा देखते हैं कि जो हम शुरू में बात कर रहे थे कि आपको कुछ कोलाइटिस है कि नहीं, अल्सरेशंस है कि नहीं, ये वाले जो चीज़ें हैं, एक कहते हैं कि रेड फ्लैग साइंस है कि नहीं, तब तो हम जाके इवैल्यूएट करते हैं। नहीं तो ये ऑल्टर्ड बाउल्स, चाहे वो कॉन्स्टिपेशन हो, लूज स्टूल्स हो या स्टिकी स्टूल्स हो, इनको हम आईबीएस मान के हम लोग ट्रीट कर सकते हैं। इसमें मेरा सबसे पहला स्टेप रहता है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, क्योंकि मैं अभी भी कह रहा हूँ कि फंक्शनल एलिमेंट है, हमारे गट माइक्रोबायोटा का एलिमेंट है, बट एक्चुअली अगर मैं ट्रीटमेंट देखूँ तो सबसे पहले हमें अपना स्ट्रेस और लाइफस्टाइल देखना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए लाइफस्टाइल में पहला स्टेप रहता है खाना। एक मैं स्टेटमेंट दे सकता हूँ जो कि काफ़ी डिबेटेबल है और काफ़ी इसमें लोग एग्री भी नहीं करेंगे। कम खाने से किसी को प्रॉब्लम नहीं होती है, कम खाने में पेट ठीक रहता है। बट इसका कैविएट क्या है, राइडर क्या है कि मैं ये समझता हूँ कि ज़्यादा देर हमें खाली पेट भी नहीं रहना। मैं तो इंसिस्ट करता हूँ अपने प्रैक्टिस में कि सुबह उठ के ब्रेकफास्ट एक ज़रूरी चीज़ है। आप बेशक उसको सुबह 8-9 बजे के बीच में ले ले, फिर एक लंच ले, एक डिनर, अर्ली डिनर करे बिना फ्रेश हुए, जैसे स्टूल पास नहीं हो रहा और ब्रेकफास्ट ले लें तो और ब्लोटिंग बढ़ जाता है। उसका रेमेडी है कि आप एक रूटीन बनाएं, आप अपने टॉयलेट जाएं, और चाहे आपका पूरा, एक्चुअली क्या होता है कि इनकम्प्लीट बाउल इवैक्यूएशन रहता है। हम लोग सेटिस्फाइड नहीं है कि जितना होना चाहिए था। हमने अपना एक स्टैंडर्ड बना रखा है कि भाई जब तक इतना नहीं होगा मेरा पेट खाली नहीं हुआ है। आप अगर यूरोप अमेरिका में देखेंगे, कॉकेशियन रेस जो है, बिकॉज ऑफ द डाइट, वो हफ्ते में 1 या 2 बार मोशंस के लिए जाते हैं। वो अगर दिन में 2 बार चले गए, वो अपने जीपी के पास जाते हैं कि भाई मुझे डायरिया हो गया। इंडिया में आप, हमारा जो सोसाइटी या हमारे जो ट्रेडिशंस है, अगर मैं दिन में 2 बार नहीं गया
तो मैं आके कह देता हूँ कि मेरा पेट इसमें साफ नहीं है। तो एक बहुत सारा कल्चरल और इट इज समथिंग इन माय माइंड कि कितना मोशन मुझे होना चाहिए, कितने बार होना चाहिए, ये स्टैंडर्ड हम लोगों ने फिक्स किया है। ज़रूरी नहीं है कि बॉडी में कुछ खराबी है इसलिए आप कम जा रहे हो। तो सबसे पहला मेरा एडवाइस रहता है कि अगर आप एक बार मोशंस के लिए गए, अगर आपको इनकम्प्लीट रहा, आप उधर बैठे मत रहिए कि नहीं मैं और बैठूँ या और स्ट्रेन करो। उसमें बहुत सारे दूसरे प्रॉब्लम आ जाते हैं, फिशर आ जाते हैं, हेमोरॉइड्स आ जाते हैं, प्रोलैप्स हो जाते हैं, जो हम लोग नहीं चाहते। आप आ जाइए, आप अपना डेली रूटीन स्टार्ट कर दीजिए। आपको ब्रेकफास्ट करना है आप कर लीजिए, उसके बाद फाइनल रेडी होने के पहले आप एक और बार चले गए। तो उसको अगर वही जो हमने बात की थी कि टेक इट इन योर स्ट्राइड रादर देन ट्राइंग टू करेक्ट इट, तो उसमें आपको ना बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा इसमें। चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है और मैं चाहूँगा कि कुछ और आप फाइनल चीज़ें जो लगता है दर्शकों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है वो बताना चाहें अपने जानकारी के मुताबिक, तो दर्शक बहुत लाभान्वित होंगे। गट एंड लिवर हेल्थ की अगर मैं बात करूं तो मेरा एक एडवाइस फर्स्ट रहेगा कि अपना लाइफस्टाइल में मैं क्या कर सकता हूं। 1 स्मॉल मील्स, और मैं ये नहीं कह रहा कि आप 6 बार खाएं, आप 3 बार ही खाएं, लेकिन पेट भर के ना खाएं, पेट को हल्का रखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप ठीक रहोगे। सेकंड, खाना खाने के बाद तुरंत ना लेटे, कम से कम 10-20 कदम चल ले, 5-10 मिनट के लिए चल ले। उसके बाद 1-1.5 घंटा आप बैठे रहें, हमें अपराइट पोस्टर चाहिए खाने के बाद, ताकि पूरा गैस्ट्रिक एम्प्टिंग हो जाए, उसके बाद में लेटने जाओ। थर्ड, एक्सरसाइज में अभी वेट के लिए नहीं बात कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ डाइजेस्टिव सर्कुलेशन, डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। क्या एक्सरसाइज करेंगे वो आपके ऊपर है, जो भी आप अच्छा चाहते हो। और इसी एक्सरसाइज में अगर आप अपना वेट मेंटेन करेंगे, जितना ज़्यादा हमारा सेंट्रल ओबेसिटी यानी कि तोंद बाहर आ जाता है, उतना ज़्यादा हमारा डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स, रिफ्लक्स, बावल मूवमेंट्स, ये सारी चीज़ें अफेक्ट होते हैं। चलिए, तो ये बहुत बड़ी जानकारी, और इसीलिए आपने बड़े बुजुर्गों से सुना भी होगा, कम खाएं गम खाएं। मतलब आप कम खाएंगे तो ये जान लीजिए आपको गम भी बहुत कम होगा, आपको गम मतलब परेशानी बहुत कम होगी। और एक बहुत अच्छी बात इन्होंने और भी बताई कि आपको खाने के बाद अपराइट पोजीशन में बैठना होगा, जल्दी सोने मत जाइए, क्योंकि इससे आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो प्रभावित होता है। और तीसरी बड़ी बात कि आपको फिट रहने के लिए और अपना मेटाबॉलिज्म फिट रखने के लिए एक्सरसाइज करने की भी बेहद ज़रूरी है। छोटा छोटा मील्स लें, 3 बार लें, ऐसा नहीं कि भर पेट खाएं, और भर पेट खाएंगे तो इससे आपको ज़्यादा ताकत मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक रूटीन का पालन करें, कम खाएं, एक्सरसाइज करें, और तुरंत खाने के बाद सोने नहीं जाएं, इसका पूरा ध्यान रखें। इस खास पेशकश में डॉक्टर जी हाँ, और लीवर का भी चेक करते रहें, ये बहुत ज़रूरी है। तो इस खास पेशकश में डॉक्टर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया, लोगों को बताया, और मैं श्योर हूँ कि लोग इससे बहुत लाभान्वित होंगे। तो TV9 के प्लेटफॉर्म पे आने के लिए धन्यवाद और शुक्रिया। तो इस खास पेशकश में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए TV9। धन्यवाद, नमस्कार।